नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी कंपटीशन की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण होता है सेट प्रैक्टिस करना। इससे आपके सिलेबस के सभी चैप्टर का रिवीजन हो जाता है, भूला हुआ चीज़ भी याद हो जाता है और नए प्रश्न भी सीखते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है लेक सुपीरियर झील। ठीक है दोस्तों, तैयारी करने का बेहतर तरीका यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिविजन करना चाहिए। इससे क्या होता है आपको बढ़िया से याद भी हो जाता है और कन्फ्यूजन भी एग्जाम में नहीं होता है। ठीक है, कन्फर्म आप टिक करते हैं। तो यहाँ पर झील से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ देखेंगे। ठीक है, जैसे विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा अगर आपसे तो यही है सुपीरियर झील। इसे याद कैसे रखना है, स्वीट मैंने होता है मीठा, स्वीट सुपीरियर है ना। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है, स्वीट सुपीरियर झील है। लेकिन अगर पूछे कि आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है तो वो है बैकाल झील। ठीक है, फिर से समझिए, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, लेकिन आयतन की दृष्टि अगर लग जाए क्वेश्चन में दे दिया जाए कि आयतन की दृष्टि से मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है तो वो बैकाल झील है रूस में, और ये जो सुपीरियर झील है ये अमेरिका में है। ये याद हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कि विश्व की सबसे बड़ी झील, यानी इसमें कोई मीठा और तीता नहीं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है तो कैस्पियन सागर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार कैस्पियन सागर से एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झील है, ठीक है, या तो कौन सा झील नहीं है। तो कैस्पियन सागर आपको ध्यान रखना है, इसके नाम में सागर लगा है लेकिन ये झील है, और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो कि मालूम कहाँ तक फैला हुआ है, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान तथा ईरान के देश के सीमा तक ये फैला हुआ है, ये कैस्पियन सागर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। विश्व में सबसे मीठे पानी की झील सबसे बड़ी तो वो सुपीरियर झील, आयतन की दृष्टि से सबसे मीठे पानी की झील तो बैकाल झील। अब विश्व की सबसे बड़ी झील अगर पूछे तो कैस्पियन सागर हो गया। अब आते हैं भारत में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सा है मीठे पानी की झील तो बुल्लर झील है जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है उड़ीसा में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। फिर जैसे जैसे सेट आगे बढ़ते जाएंगे जो भी छूटा हुआ है सब आपको बताते जाएंगे। ठीक है, एक प्रकार से सेट प्रैक्टिस बहाना है, आपको एक संपूर्ण स्टडी जीके जीएस का हम करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये क्या है, समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पंचवर्षीय योजना आप जब क्लास में कहीं भी स्टडी करेंगे ना वो सारा जितने भी निचोड़ होता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना यहाँ क्वेश्चन आया ना, इसी से रिलेटेड आपको बताते हैं पहले कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि बिहार एसएससी सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी के दोनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 61 और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है तो वो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, ये हो गया। फिर आता है क्वेश्चन कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ तो आपको याद रखना है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये तीनों इस्पात संयंत्र की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ना वो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। इसे याद कैसे रखना है, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ तो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। इसे याद रखना है भीरू यानी कि भिलाई रूस के सहयोग से। और राउरकेला किस देश से, वो हुआ था जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। इसे याद रखना है राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था तो वो था
कृषि का विकास, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्योगों का विकास यानी औद्योगिकीकरण, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आपको पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बता देते हैं। पहले पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना अवकाश की अवधि है, तो वो क्या है? 1966 से 69, ठीक है। यानी कि 3 लगातार पंचवर्षीय योजना हुआ था, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66। उसके बाद ये पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, यानी अवकाश हो गया था। तो ये योजना अवकाश है 1966 से 69। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था 1969 से 74 तक, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैडम क्यूरी, 2 बार नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो ये मैडम क्यूरी है, ठीक है। देखिए मैडम क्यूरी और इनके पति पियरे क्यूरी को संयुक्त रूप से 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1911 में मैडम क्यूरी को रसायन के क्षेत्र में रेडियम और पोलेनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि रेडियम की खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने किया। पोलोनियम की खोज किसने किया? तो मैडम क्यूरी ने किया। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया? तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया था, ठीक है। अब नोबेल पुरस्कार में कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। किस वर्ष जो है ना पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1901 में मिला था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है सब चीज़, ठीक है। अच्छा, 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दिवस में पूछा जाता है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा है? तो वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन यानी कि भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, ये 3 हो गया। फिर शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, यानी कि ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन याद रखना आपको कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है? वो मलाला यूसुफजई है, ठीक है। अच्छा, शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अब बाकी जो 5 जो बचा क्षेत्र, उसमें जो नोबेल पुरस्कार वो स्वीडन के स्टॉकहोम से दिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अब ये हो गया बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब करंट अफेयर से याद रखना आपको 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में किसको मिला? फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है पियरे एगोस्टिनी को, और 3 व्यक्ति को मिला है। एक है पियरे एगोस्टिनी, दूसरा है फेरेक क्राउज, और तीसरा है एनी एल ह्यूलियर, ठीक है। अब इसमें देखिए याद करने का क्या है, इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कॉमन सब में। देखिए पहला नाम है, इसमें देखिएगा ना यरे, ये जो यरे है ना, यो और रो, ये सब में आएगा, ठीक है। फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार में देखिए ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार में 3 व्यक्ति मिला, पियरे एगोस्टिनी, इसमें भी येरे आ रहा है। दूसरा है फेरेक, देखिए इसमें येरेक आ रहा है, फेरेक क्राउज इसका नाम है। और तीसरा है एल ह्यूलियर, ह्यूलियर में भी यर आ रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स में ये ध्यान रखना, वाई रो का ये ध्यान रखना है आपको। वहाँ ऑप्शन में आप आसानी से टिक कर देंगे, ठीक है। आप पढ़े भी होंगे, आपका रिवीजन भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स में हो गया। फिर से समझिए, पियरे एगोस्टिनी, फेरेक क्राउज और एनी एल ह्यूलियर। रसायन में किसको किसको मिला? तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है मोगोंजी बावेंडी, पहला है। ये तीन मतलब लोगों को इसमें भी मिला है, मोगोंजी बावेंडी है, दूसरा है लुइस ब्रूस, और तीसरा है एलेक्सी एकिमोव, ठीक है। इसमें क्या है, कैसा वॉइस आ रहा है? वो का ज़्यादा वॉइस आ रहा है ना, वो देखिए मोंगोजी वावेंडी, और दूसरा है ब्रूस, ठीक है, और तीसरा है एकिमोव, इसमें भी देखिए वो आ रहा है। तो इस टाइप के ये रसायन के क्षेत्र में ये तीनों को मिला है। फिर से समझिए, मोकोंजी वावेंडी, लुइस इब्रूस और एलेक्सी एकिमोव, ये 3 को मिला है रसायन के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है, केटालिन करिको और ड्रू बिसमैन। तो इसमें याद रखना है केट और मैन। देखिए केटालिन करिको यानी केट, इसमें बिल्ली, और आदमी याद रखना है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, केट और मैन यानी कि केटालिन कारिको और ड्रू बिसमैन, ये हो गया। फिर शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 2023 का, ठीक है, सब बता रहे हैं 2023 का ये। तो शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। इसे याद कैसे रखना है? देखिए
नरगिस को बोलना है नाग, ठीक है, नाग से रिलेट करना है, यानी कि नाग को शांत रहने दो, यानी नरगिस को शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। और एक है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, किसको, एक आदमी को मिला है, वो कौन है, उसका नाम है जॉन फोस्से। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है जॉन फोस्से, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है कि किसी ने, मतलब किसी ने ऐसा साहित्य लिखा कि उसको पढ़ने में इतना मजा आया कि सभी लोग उसमें फंस गए, ठीक है। साहित्य ऐसा कमाल का लिखा कि उसमें सभी लोग फंस गए, यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फोस्से को मिला है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति को मिला है, तो वो कौन है, तो उसका नाम है क्लाउडिया गोल्डिन। इसे याद कैसे रखना है, देखिए अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था, और नाम है क्या, क्लाउडिया गोल्डिन। गोल्डिन यानी क्या, गोल्ड, यानी आपके पास अगर गोल्ड है तो आपका अर्थव्यवस्था क्या, स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। यानी कि अर्थशास्त्र का गोल्डिन हो जाएगा, इसे रिलेट कर लेना है, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू ने किया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था, ठीक है। सरोजिनी नायडू से और कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू ही थी। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को ही कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू ही थी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन सरोजिनी नायडू से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये कृषि कर ग्राम पंचायत नहीं लगाता है, ठीक है। कृषि कर जो है ना वो राज्य सरकार लगा सकता है, ये ध्यान रखना है, और आय कर जो है वो भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खासी भाषा किस में सम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से संबंधित है, ठीक है। खासी भाषा जो है ना ये ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा से संबंधित है, ठीक है। एक क्वेश्चन मालूम, खासी से ये पूछा जाता है कि खासी जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो ये मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है कि गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो ये मेघालय में है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए ये संयुक्त बैठक है ना, ये संसद के संयुक्त बैठक से यहाँ 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा है, संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, ये पूछा जाएगा आपको। संयुक्त जो सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो अनुच्छेद 108 में है, ठीक है। संयुक्त बैठक जो है वो कौन बुलाता है, तो वो राष्ट्रपति बुलाता है, ये ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन का जो होता है बैठक का अध्यक्षता कौन करता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया ये पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या चीज़ ली गई ये भी ध्यान रखना है आपको। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से एक हो गया ये संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है, और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है, तो इसका करेक्ट आंसर है अरेबिका की किस्म जो है ना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी होता है, ठीक है। अब यहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, केरल में होता है। अच्छा विश्व में सब कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राज़ील में होता है। कॉफ़ी को ही ना कहवा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, कॉफ़ी इंग्लिश नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, तो किस योजना के अंतर्गत है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वो क्या कृषि नीति बनाई थी जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। हरित क्रांति कब शुरू हुआ ये मालूम है, 1966 से 67 में हरित क्रांति का शुरुआत माना जाता है भारत में, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है, 61 से 66, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया डी। अब यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो वो है भारत में MS स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरित क्रांति में सबसे अधिक वृद्धि किस फसल में हुआ था, तो गेहूं के फसल में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ी कृत्रिम झील है शिवाजी सागर झील। बाकी है ना, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा मालूम? गोविंद सागर झील है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए झील के बारे में एक क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिटेल में बताएं, ठीक है वहाँ, और जो भी बचा हुआ है आप भी यहाँ झील के बारे में कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए पहला हो गया भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। लोनार झील कहाँ है ये पूछा जाता है तो महाराष्ट्र में। लोकटक झील कहाँ है तो ये है मणिपुर में, ये इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1904 में ये अधिनियमित पारित किया गया था। ठीक है, अब देखिए 1904 जब ईस्वी वाला जब भी क्वेश्चन है तो उसमें कोशिश करिए कि कोई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रिलेट कर लें ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ईस्वी वाला बहुत सारा क्वेश्चन रहता है तो अगर एक दो रिलेट हो जाता है तो याद रहता है। पहला क्या है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। 1904 में और क्या हुआ था? देखिए अभिनव भारत सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था। किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने किया था, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये प्रेस वाला है ना, भारत में प्रेस के स्वतंत्रता का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये एक राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, इस प्रकार इसको वर्णित किया गया संविधान में। ठीक है, अब भारत एक राज्यों का संघ है, ये किस भाग में है? तो भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 में है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए और अच्छा भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन किसको बोलता है? यानी राज्यसभा उच्च सदन पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके तो कितने दिनों के बाद वो पारित माना जाता है? तो 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक क्या पारित माना जाता है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो मालूम आपको ध्यान रखना है कि धन विधेयक है ना लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, धन विधेयक लाने से पहले किसकी स्वीकृति लेनी पड़ती है? तो राष्ट्रपति की। ठीक है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बिस्मार्क कहा जाता है इसे। ठीक है ना, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल से और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो बारदौली की महिलाओं ने दिया। क्यों? कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किया था? 1928 में। 1928 में और क्या हुआ? साइमन कमीशन भारत आया था कब? 1928 में ये, और बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? यानी आदित्य L1 को कब लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से ही आपको ध्यान रखना है कि आदित्य L1 कहाँ से लॉन्च किया गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आदित्य L1 जो है ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। ठीक है, अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आदित्य L1 है ना ये, फिर देखिए चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ये तीनों को भी यहीं से लॉन्च किया गया था ना, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गया था मालूम रेलवे एनटीपीसी में कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है? तो वो है 3,84,400 किलोमीटर, है ना, 3,84,400 किलोमीटर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि होता है। ठीक है, वस्तु की पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात क्या होता है? उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि की माप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। अगर ऑप्शन में रहे
उच्च न्यायालय भी तो दोनों होता है, ठीक है। रीट है ना, दोनों जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना ये अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है रीट, तो 226 के तहत, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये आता है ना कि रीट कितना है, कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के रीट होते हैं, ठीक है, 5 रीट होता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ना किसे चुना गया है, किसे मिला है, तो ये मिला है अल्लू अर्जुन को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, सरदार उद्यम को मिला, सरदार उद्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। अब यहाँ गांधी इन चंपारण से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो हुआ था कब, अप्रैल 1917 में हुआ था। अच्छा, गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था चंपारण सत्याग्रह करने के लिए, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया, तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ था, तो यही ये था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध था, तो नील की खेती यानी कि 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध था, ठीक है। ये क्वेश्चन मालूम बीपीएससी में ये पूछा गया था कि जो 3 कठिया पद्धति जो है, नील आंदोलन जो था, वो उसमें कितना खेती किया जाता था, तो मतलब ऑप्शन में दिया था ना कि 3/10, 6/20 ऐसे करके दे दिया था। आपको ध्यान रखना है कि 3/20 ये आंसर होगा, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे की नील की खेती करना पड़ता था, ठीक है। 3/20 ये याद रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में टकलामाकन मरुस्थल स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये चीन में स्थित है। टकलामाकन मरुस्थल कहाँ है, चीन में है, ठीक है। अच्छा, गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो ये मंगोलिया में, ठीक है, जो कि एशिया के है ना सबसे बड़ी मरुस्थल है ये गोबी मरुस्थल। अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार मरुस्थल है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं, तो कार्टोग्राफी कहा जाता है इसे, ठीक है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। अच्छा, विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो एनेक्सी मेंडर ने बनाया था, एनेक्सी मेंडर ने बनाया था। भारत का पहला मानचित्र बनाने का प्रयास किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज, जो कि भूगोल के जनक भी कहलाता है, इरेटोस्थनीज, ठीक है। लेकिन भारत का पहला सटीक मानचित्र किसने बनाया, तो विलियम लेम्बटन और जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है। जो एवरेस्ट वही है, जो एवरेस्ट की चोटी उसी के नाम पर रखा गया, ठीक है। भारत का पहला सटीक मानचित्र विलियम लेम्बटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है, कि मुद्रा का मूल्य घटता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रा का मूल्य घटता है, वस्तु और सेवाओं की कीमत में वृद्धि होती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है किरण जॉर्ज ने जीता था, ठीक है। 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब किरण जॉर्ज ने जीता, ठीक है। और एक है कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 का खिताब किसने जीता, तो वो जीता था लक्ष्य सेन ने, कनाडा वाला लक्ष्य सेन, और इंडोनेशिया वाला है किरण जॉर्ज, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता है, और इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, रुपया है ना, रुपया अपना है रुपया, और इंडोनेशिया का रुपया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये इंडोनेशिया का हो गया। और कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा, कनाडा की मुद्रा क्या है, कनाडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है, इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद में, ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन आएगा कन्फ्यूजन वाला, वो है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है दिल्ली में, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूछे सिंपल में तो दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान अगर पूछ दे तो वो है हैदराबाद में, ये ध्यान रखना। हैदराबाद में और एक संस्थान है जो पूछा जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, वो है हैदराबाद में, तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो तापीय बिजली सर्वाधिक होता है भारत में, ठीक है, तापीय बिजली, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि काला हीरा किसे कहा जाता है, कोयला को, ठीक है। उच्च जो
कोयला जो होता है वो कौन सा होता है, वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। इसमें ऐसे भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला होता है। और सबसे जो घटिया या तो निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो होता है पिट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, अब इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा है, जैसे कि स्वतंत्रता के समय भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल वो हो गया माउंटबेटन। लेकिन अगर पूछे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वो है C राजगोपालाचारी। ये ध्यान रखना आपको। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय है ना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए लोकसभा के लिए है ना वो है 25 वर्ष। ठीक है, देखिए अब तुलना करिए यहाँ केंद्र से और राज्य से। ठीक है, देखिए लोकसभा हो गया और बिहार में हो गया, मतलब राज्य में हो गया विधानसभा। ठीक है, विधानसभा, तो लोकसभा के लिए देखिए 25 वर्ष हो गया और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। फिर केंद्र में आइए वहाँ राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 26 कितना है 30 वर्ष हो गया। और विधान परिषद के लिए हो गया, जो राज्य में होता है विधान परिषद के लिए वो 30 वर्ष हो गया। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। लेकिन जो वहाँ का केंद्र में है राज्यसभा तो 30 वर्ष और विधान परिषद है राज्य में तो 30 वर्ष है। ठीक है, इसी तरह है जैसे कि लोकसभा का जो सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष लोकसभा का और राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा का। ठीक है, और इधर राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है ना, महात्मा गांधी। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए कथन से ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गांधी जी का वो सबको एक साथ बताते हैं। जैसे कि एक तो ये हो गया साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, ये किसने कहा था, तो ये विचार है गांधी जी का। एक है कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा है, यानी कि जीव नहीं है, मतलब सॉरी फिर से समझिए, स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है बल्कि मन है। ये कथन किसका है, तो गांधी जी का है। ठीक है, एक है मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, ये किसने कहा था, ये गांधी जी ने कहा था। एक कथन है कि अन्याय का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होगा, ये किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा था। गांधी जी का एक प्रसिद्ध नारा जो पूछा जाता है एग्जाम में कि करो या मरो का नारा किसने दिया, गांधी जी ने दिया था। ये भी पूछा जाता है करो या मरो का नारा कब दिया गया, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, तो किसने कहा, गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में, ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन जो है ना अधिनियम कब किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना ये कि प्रस्तावना में अब तक कितने बार संशोधन किया गया मालूम, तो मात्र एक बार ही किया गया था, यही 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और इसमें संशोधन करके क्या किया था, तो इसमें मालूम समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, कि मूल्य कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। ठीक है, और वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितना है, तो 11 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये संविधान संशोधन जो होता है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वो किस भाग में, तो भाग 20 में है। और किस अनुच्छेद के तहत संशोधन किया जाता है, तो अनुच्छेद है 368। ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब संसद की बात आई है, संसद से क्वेश्चन आता है, फिर एक बार रिवीजन करिए। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा में गुफाएं और शैलचित्र मंदिर किस धर्म के हैं? तो एलोरा में जो है गुफाएं और शैलचित्र वो है हिंदू, बौद्ध और जैन, ये तीनों धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना है। और एलोरा से और क्वेश्चन कौन पूछा जाता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, तो ये करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। कभी ऑप्शन में दे देगा आपको राष्ट्रकूटों ने, तो इसीलिए ध्यान रखना है राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर निर्माण करवाया था। अब इसी तरह कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो वो करवाया था पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये किस राज्य में है? तो ये तीनों महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि रामतनु पांडे था इसका नाम। ठीक है, अच्छा ये तानसेन है ना, इससे दो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ इस टाइप के। एक होता है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, और एक है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो आपको याद रखना है तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान ये दोनों पुरस्कार जो है ना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1935 का अधिनियम जो है ना वो प्रांतीय स्वायत्तता इसका विशेष महत्वपूर्ण विशेषता था। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और ये प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था। और एक क्वेश्चन ये आता है ना कि किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया? तो 1919 के अधिनियम में ने प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, ये ध्यान रखना है, और समाप्त किया था 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? इस टाइप के पड़ोसी देश के मुद्रा राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। बिहार एसएससी सीजीएल में म्यांमार की राजधानी कहाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? कयात। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ? नई पैताब। ठीक है, और ये नगुल्ट्रम वाला भी पूछा हुआ है बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में जो एग्जाम हुआ था। ठीक है, कि नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? तो ये भूटान की मुद्रा है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, ये तुगरिक जो है ये कहाँ की मुद्रा है? ये मंगोलिया की मुद्रा है तुगरिक। और ये बहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है बहत, ये ध्यान रखना है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में गवर्नर जनरल ये थे ना 1856 से 62 तक कार्यकाल इनका लॉर्ड कैनिंग का। 1856 से 62 यानी 57 में कौन हुए? यही हुए। और भारत का प्रथम वायसराय पूछता है कौन है? तो वो भी लॉर्ड कैनिंग ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। तो ये ध्यान रखना है। और अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो बीडी सावरकर ने कहा था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये शाक्य वंश के थे। ठीक है, शाक्य कुल के थे महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहले ये जिसमें कन्फ्यूजन होता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध बोलिए या तो महात्मा बुद्ध, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और महावीर का जन्म हुआ था 540 में। इसमें क्या कभी कभी एक्सचेंज हो जाता है ना, कभी कभी भूला जाते हैं कि 540 वाला गौतम बुद्ध का पूछा तो 540 भी दिमाग में आ जाता है ना। तो इसको कैसे रिलेट करना है? देखिए, गौतम बुद्ध, गौतम 63 तो आ रहा है ना गौतम में, गौतम 63 यानी 63। अब कन्फर्म रहेगा हमेशा ना, कभी नहीं भी पढ़िएगा बहुत दिनों तक तो कन्फर्म रहेगा। गौतम 63 यानी गौतम वाला गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में, और महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में हुआ, नेपाल में। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ठीक है, अच्छा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। कैसे याद करना है, कन्फ्यूजन ना हो। सर्वाधिक श्रावस्ती है ना, सर्वाधिक श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में, अब पहला सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ याद रखना है, ये जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में और सर्वाधिक दिया था श्रावस्ती में,
और मृत्यु हुआ है इनका कुशीनगर में। ये तीनों यानी सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये श्रीनगर को कभी भी नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा होता है? देखिए, सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें ने उन्हीं स्थानों को मिलती है जिसकी स्थिति ग्लोब पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच होती है, ये ध्यान रखना। और श्रीनगर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के से थोड़ा और आगे उत्तर में स्थित है ये, इसलिए यहाँ नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी ऊर्ध्वाधर किरणें मिल सकती है मुंबई, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई को। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सा है? तो श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर को किस शासक द्वारा बसाया गया है? तो अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1911 से 21 का जो जनगणना हुआ था उसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, यानी कि वृद्धि हुई थी नहीं, कम हो गया था जनसंख्या। ठीक है, अच्छा, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो 1872 में हुआ था। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। ठीक है, देखिए, भारत में पहली बार जनगणना, लेकिन अगर पूछे कि पहली बार नियमित जनगणना कब हुआ, तो नियमित जनगणना हुआ था 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जनगणना वर्ष को महान विभाजक रेखा कहा गया है? तो 1921 को, ये ध्यान रखना है। अच्छा, 2011 का जो जनगणना हुआ था वो किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो नागालैंड में। इसे याद ऐसे रख लीजिए कि ऋणात्मक यानी निगेटिव नागालैंड। ठीक है, अच्छा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जल क्या है? एक अजैव और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और अच्छा, भारत में पाए जाने वाले जो है ना, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। ठीक है, इसे भूलना नहीं है। और पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ठीक है, और विश्व में लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो जल है कितना मालूम? 71% भाग पर जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये मथुरा जो है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है क्या मालूम? क्या है कि देखिए, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के है ना कुल 24 जिलों को मिलाकर है ना भारतीय के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया, यानी जिसको बोलते हैं एनसीआर। वो एनसीआर के अंतर्गत आता है 24 जिला। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये मथुरा नहीं है, बाकी ये पानीपत, रोहतक और खुर्जा ये है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को वृद्धगंगा कहा जाता है। गोदावरी से क्वेश्चन पूछा जाता है मालूम? एक ये हो गया, और एक पूछा जाता है ना कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो वो भी गोदावरी है। ठीक है, एक आता है दक्षिण की गंगा, तो जब की लग जाए ना तो उसका आंसर होगा कावेरी। दक्षिण की गंगा कावेरी। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गंगा है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजानिया की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। ठीक है, और बाकी ये सब किसका राजधानी है? केन्या की राजधानी है ये नैरोबी। और लुसाका किसका राजधानी है? तो ये है जाम्बिया की राजधानी। और कंपाला है युगांडा की राजधानी। ठीक है, तो ये याद हो गया। देखिए 4 हो गया, इसको याद रखना है ना। डोडोमा तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केन्या क्या हो गया नैरोबी, और ये हो गया जाम्बिया का लुसाका, और कंपाला है किसका? कंपाला युगांडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10 डिग्री चैनल से अलग किया गया है। मालूम जितना बार ये जो डिग्री वाला है ना, जितना बार भी पूछा गया है ना, तो हमेशा है ना 10 डिग्री चैनल वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको रट के रहिए। बाकी है तो 8 डिग्री चैनल भी, 9 डिग्री चैनल भी, लेकिन बार बार यही 10 डिग्री चैनल वाला ही पूछा जाता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है।
ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी कावारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, ये याद रखना है। और कोलंबिया की राजधानी थी हो गया बोगोटा, और बोलीविया की राजधानी है लापाज, और लाइबेरिया की राजधानी है मेनरोबिया, और गाम्बिया की राजधानी है बंजुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? 21 अगस्त को नहीं, 21 तारीख में एक है आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को, ठीक है। समझना है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और एक है आतंकवाद विरोधी दिवस, वो 21 मई को मनाया जाता है। और एक है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। उससे रिलेट कर लीजिए, शांति सितंबर है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। और 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है शोभना नारायण। डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है शोभना नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वास्थ्य सुधार से। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। मिशन परिवर्तन का संबंध है स्वास्थ्य सुधार से। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्य सूची में सम्मिलित किया गया पंचायती राज। पंचायती राज से कई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था मालूम? ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। लेकिन संवैधानिक रूप से, यानी कि संवैधानिक दर्जा कब मिला इसको, पंचायती राज व्यवस्था को? तो इसको मिला था 24 अप्रैल 1993 को। इसे याद रखना है, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। और इसी 24 से ने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को, ठीक है। यहीं से निकला ये पंचायती राज दिवस, तो इसको याद रखना है इसे। अच्छा, पंचायती राज जो है ना, ये नया जुड़ा है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के तहत। तो पंचायती राज और नगरपालिका दोनों साथ में पढ़ना है। जब भी आए तो दोनों को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। पंचायती राज है 73वां, और नगरपालिका है 74वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, ठीक है। और किस अनुसूची में इसको रखा गया, किस अनुसूची है से संबंधित है? तो पंचायती राज 11वीं अनुसूची से है, और नगरपालिका 12वीं अनुसूची से है। तो ये याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? यही थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। शिक्षा दिवस मनाया कब जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 5 सितंबर को। ये किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो रेडियो तरंग वाला कौन सा है? आयन मंडल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब इससे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, ठीक है। वायुमंडलियों को कितने परतों में बांटा गया? 5 परत में, ठीक है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मौसम की जो सारी घटनाएं होती है किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। अच्छा, वायुयान, जो जितने भी वायुयान है वो चलते किस मंडल में? वो समताप मंडल में चलता है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नायलॉन जो है थर्मोप्लास्टिक है, ये सही है। और पीवीसी थर्मोसेटिंग है, ये गलत है, क्योंकि पीवीसी भी है ना, ये थर्मोप्लास्टिक ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, सुमेलित नहीं है। बाकी ये फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड थर्मोसेटिंग है, ये सही है। पॉलीप्रोपेलिन थर्मोप्लास्टिक है, ये भी सही है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि मानव निर्मित प्रथम
कृत्रिम रेशा कौन है? तो नाइलॉन है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? वो आइसोप्रीन का बहुलक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये प्रकाश का वेग है ना, ये सापेक्ष नहीं है। ठीक है, सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार वस्तु की लंबाई, दो परिघटनाओं के बीच समयांतराल और समकालीनता, ये सब क्या सापेक्ष है। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइंस्टीन ने दिया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों? देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्का है, तो जो गुब्बारों में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन हीलियम का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मालूम हाइड्रोजन जो है ना वो ज्वलनशील होता है, अत्यधिक ज्वलनशील होता है, और हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो हीलियम जो है ना वो इनफ्लेमेबल यानी कि वो ज्वलनशील होता है, वो दा है, वो ज्वलनशील होता है यानी कि ज्वलनशील नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन से ना कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में तो कौन कौन सा पूछा जाता है? जैसे कि सबसे हल्की गैस कौन सा है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन की खोज किसने किया? केवेंडिश। ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो 3 समस्थानिक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा मालूम जैसे तारों और सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये है अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल का अपवर्तनांक है 1.36, ये अल्कोहल का है। फिर पानी का है कितना मालूम? 1.33। फिर वायु का है 1.000 और 277, और मिट्टी का तेल का जो अपवर्तनांक है वो है 1.44। तो सबसे नज़दीक जो है ना 1 के निकट कौन है? ये वायु वाला है ना, ऑप्शन नंबर सी, 1 के निकट है ये। इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानिक की यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो इसका करेक्ट आंसर है एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना है? 13। एल्युमिनियम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूप्रकृति में सबसे ज़्यादा मतलब प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? वो एल्युमिनियम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? भूप्रकृति में ऑक्सीजन है। देखिए 4 इंपॉर्टेंट पाया जाता है, जो भी आपसे पूछे तो वो आप बना सकते हैं। कौन कौन सा है? पृथ्वी के भूप्रकृति में पाया जाता है क्रम से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन, उसके बाद है एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद है लोहा। तो सबसे ज़्यादा धातु अगर पूछता है ना तो देखिए प्रचुर मात्रा में तत्व पाया जाता है सबसे, तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन धातु तो ये नहीं है। ऑक्सीजन गैस हो गया, सिलिकॉन और धातु हो गया, और ये तो धातु में क्या आता है? लोहा। और दूसरा सबसे ज़्यादा धातु पूछेगा, नहीं सॉरी, धातु में सबसे ज़्यादा कौन हो गया? एल्युमिनियम। और दूसरा पूछेगा तो लोहा हो गया। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है क्रम से? आसी एलो। ठीक है, आसी एलो यानी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलो यानी एल्युमिनियम, लोहा। ये पृथ्वी के भूप्रकृति में पाए जाने वाला ये तत्व है क्रम से। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो एल्युमिनियम से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अच्छा एक चीज़ यहाँ पर रिवीजन कराते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पृथ्वी के भूप्रकृति में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? वो भी ऑक्सीजन पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है फोटो सेल द्वारा। यहाँ पर इस टाइप के कई क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत बल्ब। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो। तो ये सारे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये कान में पाया जाता है। ठीक है, अब कान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाया जाता है? कान में। कौन सा है? अस्टेपिस हड्डी, अस्टेपिस। ठीक है, और सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? वो फीमर की हड्डी है जो कि जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मनुष्य की एक ही आँख होती तो क्या होता? तो इसका करेक्ट आंसर है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी कि सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा। दृश्य क्षेत्र का कम
होता, दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, यानी बी और सी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी और सी। ठीक है, अब आंख से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि रतौंधी बीमारी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो होता है विटामिन ए की कमी से। अच्छा, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दिया जाता है, कोर्निया दिया जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है। ठीक है, अच्छा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, तो डायोप्टर है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मददगार है, तो वो है विटामिन के। ठीक है, अब विटामिन से कई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। विटामिन की खोज किसने किया, तो काश्मीर फंक ने किया था। ठीक है, विटामिन का रासायनिक नाम पूछा जाता है, मालूम कई बार क्वेश्चन में आपको पूछ जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का क्या है, तो आपको याद रखना है सबको। ठीक है, क्या विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का जो मुख्य विटामिन है 6 उसका बताता हूँ। ठीक है, विटामिन बी का नाम है थायमिन, रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। ठीक है, अब विटामिन ई का है टोकोफेरोल, और विटामिन के का है फिलोक्विनिन। ठीक है, देखिए इसे याद कैसे रखना है, रथ पर एक टॉफी, पर को साइलेंट रखना है। ठीक है, रथ पर एक टॉफी, विटामिन ए बी सी डी और ई के। देखिए रथ एक अगर बोलते हैं ना तो इसमें 4 विटामिन आ गया। ए से रथ यानी विटामिन ए का है रेटिनॉल, बी का थायमिन, रथ हो गया एक यानी सी डी। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, और टॉफी यानी कि ई के का नाम है, यानी कि ई का हो गया टोकोफेरोल, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन के का दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट में है ना रथ पर एक टॉफी, लास्ट वाला के, ए बी सी डी के, तो फिलोक्विनिन, इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, अच्छा एक चीज़ और याद रख लीजिए यहाँ कि पूछा जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो वो है एडेक यानी ए डी ई के, और जल में घुलनशील बी और सी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें सही ये है कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ये सही है। ठीक है, अनियत तापी जो होता है प्राणी। अच्छा, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, है ना, 36.9 डिग्री सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ये मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स वायरस का आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है एक सूची आरएनए। ये याद रखना है आपको, एक सूची आरएनए होता है। ठीक है, एड्स से क्वेश्चन पूछा जाता है 2-3 कि एड्स किसके कारण होता है, तो एक वायरस के कारण होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट किस में किया जाता है, तो एड्स में किया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उनमें से निम्नलिखित में से उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नियोल कौन एक गैस है, नियोल एक नोबेल गैस है, ये ध्यान रखना है। नोबेल गैस यानी निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस। ठीक है, नोबेल गैस की खोज किसने किया, तो विलियम रैमजे ने किया था। ठीक है, देखिए कई बार है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, तो जैसे कि अक्रिय गैस कौन कौन सा है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडोन। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है कि अक्रिय गैस ये सब है, तो इसे याद रखना है ना अगर करके 0 रन, है ना से हो गया हीलियम, नियॉन, अगर करके यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, 0 रन यानी जेनॉन और रेडोन, ये क्या है अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता डैश कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो कि एग्जाम में अभी पूछा गया हाल ही में कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह होता है, तो 10%
ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऊर्जा का जो 10% का नियम किसने दिया, या तो ऐसे पूछ लिया जाता है ऊर्जा का जो दशांश नियम किसने दिया, तो लिंडमैन ने दिया था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऊर्जा का जो दशांश नियम है वो लिंडमैन ने दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है, परमाणु पाइल का निर्माण प्रयोग होता है, ठीक है। अब ये नाभिकीय संलयन से नहीं, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया से सूर्य का जो ऊर्जा निकलता है, तो नाभिकीय संलयन से निकलता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो नियंत्रित परमाणु संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे ऑप्शन में रहेगा विखंडन, तो आपको ये ध्यान रखना है संलयन पर आधारित है, इसको रिलेट कर लीजिए। जैसे सूर्य में क्या सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, हाइड्रोजन, तो सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, तो उसी प्रकार हाइड्रोजन बम पूछे तो हाइड्रोजन का भी है संलयन वाला, यानी अनियंत्रित परमाणु संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप ट्रेपेजियम जोन यानी TTZ ताजमहल के चारों ओर 1.5 वर्ग किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है। तो ये ताजमहल के कितने चारों ओर क्षेत्र मालूम, तो इसका करेक्ट आंसर है 10,400 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है ना ये ताप ट्रेपेजियम जोन ये लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये ताप ट्रेपेजियम जोन है ना, ये कितने विश्व धरोहर स्थल पर ये लगाया हुआ है मालूम है, 3 है ना, 3 विश्व धरोहर स्थल पर ये ताप ट्रेपेजियम जो लगाया हुआ है वो कौन कौन सा है, वो है ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जल के संपर्क में आया तो वो जल रागी कोलाइडी कहलाता है ना, जल रागी कोलाइड कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो वो होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है, यानी कि कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरणें क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरण है। अच्छा, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया, तो हेनरी बैक्यूरेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से प्राप्त होते हैं, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से 38 अणु ATP प्राप्त होता है, ठीक है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए ये है 38 अणु ATP प्राप्त होता है, तो बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिला है, ठीक है। वहीं से रिलेट कर लेना है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने प्राप्त होते हैं, तो बिहार का 38 जिला यानी कि 38 अणु ATP प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो घेंघा रोग होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो क्वासी-योरकर रोग होता है, ठीक है। अब यहाँ प्रोटीन से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, देखिए प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन का कारखाना यानी प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो 20 अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, तो इसका करेक्ट आंसर है जाइलम द्वारा पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए इसे याद कैसे रखना है, देखिए जल शीर्ष तक पहुंचता है, जल जाइलम, ठीक है, ऐसे रिलेट करना, जल जाइलम। और एक होता है भोजन के बारे में पूछा जाता है कि जैसे ये जल कैसे पहुंचता है, किसके द्वारा, तो जाइलम द्वारा। अब भोजन किसके द्वारा पहुंचता है, तो ये पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है, फ्लोएम, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको याद कैसे रखना है, देखिए जल जाइलम हो गया। अब भोजन को है ना, भोजन न बोले इसको फूड बोलिए, फूड में भोजन होता है, तो इसको रिलेट करिए फूड फ्लोएम। फूड को कैसे पहुंचाते हैं, फूड फ्लोएम, और जल जाइलम द्वारा। जैसे आएगा भोजन आपको दिमाग में तुरंत आना फूड, तो फूड फ्लोएम ऐसे रिलेट कर लीजिए, ठीक है। तो फूड के बारे में फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित
जैविकी की शाखा को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट हुक के जैसा एक नाम है और है जो कन्फ्यूजन आपको कर सकता है, रॉबर्ट ब्राउन है। तो उसको भी यहीं पर याद करिए कि कोशिका के केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खोज किया रॉबर्ट हुक, कोशिका हुक, लेकिन कोशिका के केंद्रक की खोज किया केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो ये बनाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग का मूल कारण कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी वैश्विक तापमान में वृद्धि जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मूल कारण उसका होता है, मुख्य। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो दोस्तों ये 75 क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है? मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसके अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो इस तरह आपका सेट नंबर 6 का पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। और एक चीज़ कभी नहीं भूलना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें।